वो रोशनी और रंगों को समझने के लिए इतने बेताब थे कि अपनी आंखों में सुई घोंपने तक के लिए तैयार थे। मैं सच कह रहा हूं। न्यूटन तब शायद 20-25 की उम्र के थे, पर पहले ही मैथमेटिक्स की एक नई शाखा की नींव रख चुके थे। नाम था कैलकुलस। वो कई प्रयोग कर रहे थे जिनसे उन्हें पता चला कि रंग प्रकाश का एक पहलू है। न्यूटन पता लगाना चाहते थे कि हमें दिखने वाली कौन सी चीजें प्रकाश का हिस्सा हैं और किन्हें जन्म देती हैं हमारी नर्व्स। क्या रंग प्रकाश के अंदर छिपा होता है या फिर हमारी आंखों में? ये जानने के लिए वो इतने बेचैन थे कि उन्होंने बॉटकिन नाम की एक सुई ली और अपनी आंख में डाल दी। न्यूटन ने नोट किया कि रोशनी से भरे कमरे में अपनी आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद कुछ प्रकाश आई शटर यानी हमारे पपोटों से होकर गुजरता है और वो एक बड़ा और नीला सा सर्कल देख पा रहे थे। दर्द के मुकाबले ये नतीजा कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन घर में किए जा सकने वाले ऐसे सरल प्रयोगों से आइजैक न्यूटन इंद्रधनुषों की व्याख्या करने वाले पहले इंसान बने और ये बताने वाले भी कि कैसे सफेद प्रकाश कई रंगों को खुद में छिपाए रखता है। न्यूटन ने जिन चीजों का गहराई से अध्ययन किया वो आम लोगों को आम नजर आती थीं, जैसे कि सेब का गिरना, रोशनी से आती प्रकाश की किरणें वगैरह वगैरह। न्यूटन की खूबी ये थी कि वो आम चीजों के बारे में सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। न्यूटन के मन में सवाल उठता था, प्रकाश किससे बनता है? अगर प्रकाश को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सके तो क्या दिखेगा? न्यूटन ने देखा कि रोशनी सीधी लाइनों में चलती है, वरना छायाओं के छोर कैसे दिखते? या फिर किसी बादल से होकर नीचे आने वाली सूरज की किरणें सीधी क्यों होती? या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान पूरी तरह अंधेरा क्यों होता? इन सब बातों से न्यूटन को लगने लगा कि प्रकाश में जरूर कणों की एक धारा होगी। वो उन्हें कॉर्पस्कल्स कहते थे। उनके मुताबिक प्रकाश की कोई किरण उन गोलियों की तरह है जो सीधी आंख के रेटिना पर हमला करती है। लेकिन हॉलैंड में एक ऐसे शख्स थे जो न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा असहमत थे। क्रिश्चियन हॉयगन्स भी आइजैक न्यूटन की ही तरह बहुत उत्सुक शख्स थे, और अगर बात दुनिया को बदलने की हो तो वो जरा भी सुस्ती नहीं दिखाते थे। पूरी जिंदगी डिप्रेशन से जूझने के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। उन्होंने खुद ही एक टेलीस्कोप डिजाइन किया और बनाया था, और उसके जरिए उन्होंने सैटर्न के चंद्रमा टाइटन को खोजा। हॉयगन्स ने पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। उन्होंने उन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को गढ़ा जो आंख वाले एक पेंडुलम को बनाने के लिए जरूरी थे और जिसके जरिए घड़ी की सुइयां सही सही समय दर्शाती। हॉयगन्स ने एक नई मशीन के प्रोटोटाइप का रेखा चित्र बनाया। उन्हें इस मशीन से काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने इसे नाम दिया था मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन। कुछ 100 साल बाद ये चीज एक वर्किंग मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर के तौर पर सामने आई। न्यूटन की ही तरह हॉयगन्स ने भी मैथमेटिक्स की एक नई शाखा का आविष्कार किया। ये थी प्रोबेबिलिटी थियरी, और इसके हिसाब से परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता था, यानी हेड्स आएगा या टेल्स, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। और क्रिश्चियन हॉयगन्स की भी प्रकाश की अपनी एक थियरी थी, लेकिन यह बहुत अलग थी। उनके अनुसार प्रकाश में सीधी कतार में चलने वाले गोलियों जैसे कण नहीं होते, बल्कि हॉयगन्स को प्रकाश चारों तरफ फैलती लहर लगती थी। उस समय तक यह पता चल चुका था कि ध्वनि एक लहर की तरह चलती है, पर कैसे? क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला होने पर भी आवाज सुनी जा सकती है, यानी ध्वनि भी पानी की ही तरह किसी लहर के रूप में खुली जगह से अंदर आ सकती थी। हॉयगन्स को लगता था कि प्रकाश भी ध्वनि की ही तरह लहरों के रूप में चारों ओर फैलता है। तो इन दोनों में से कौन ठीक था, प्रकाश का एक कण या एक लहर? इस सवाल का जवाब काफी पेचीदा साबित होने वाला था। फिर आए थॉमस यंग। उन्होंने प्रकाश से जुड़ी पहेली को सुलझाया और कॉस्मोस के उस ताने बाने के रहस्य को भी उजागर किया जो हमें जाना पहचाना लगता है। चलिए हम विज्ञान के इतिहास से जुड़े एक बहुत ही बड़े रहस्य की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कुछ भी कर सकता था, और ये थे थॉमस यंग।
1500 साल तक कोई भी मिस्र के चित्रलेखों का मतलब नहीं समझ पाया था। इन चित्रलेखों में मौजूद 6 प्रमुख ध्वनियों को पहचान कर वो 6 प्रतीकों का रहस्य सुलझा पाए और इसके बल पर दूसरे लोग प्राचीन मिस्री भाषा का पूरा अनुवाद कर सके। उन्होंने ही सबसे पहले इंडो यूरोपियन भाषाओं के वंश वृक्ष को बनाया था। बतौर डॉक्टर उन्होंने आंख के आकार में मौजूद एक विकृति की पहचान की और उसे नाम दिया एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन यंग के डिजाइन किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से ही फिजिक्स यहां तक पहुंची। ये दिखने में आसान लगता है ना, भला कार्डबोर्ड के 3 टुकड़े इतनी बड़ी मुसीबत की शुरुआत कैसे कर सकते थे? ऐसे शीशे के हरे शेड से सिर्फ हरी रोशनी ही गुजर सकती है, तो स्लिट्स से भी सिर्फ एक ही रंग या प्रकाश की एक फ्रीक्वेंसी गुजरेगी। इसकी अहमियत क्यों थी? क्योंकि उन्हें लगा कि एक दूसरे को ओवरलैप करते कई रंगों के नतीजे में वैसी ही प्रकाश तरंग बनेगी जिसकी हॉयगन्स ने कल्पना की थी, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते थे। उन्होंने ही एक रंग के प्रकाश को 2 अलग अलग स्लिट्स से गुजारा ताकि पता चले कि कार्डबोर्ड के आखिरी टुकड़े पर किस तरह का प्रकाश नजर आएगा। अगर प्रकाश कोई कण होता तो सामने वाली दीवार पर प्रकाश के 2 अलग अलग पिंड नजर आएंगे, जहां प्रकाश के अलग अलग कण स्लिट्स से गुजरने के बाद पहुंच रहे थे। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग तरह का पैटर्न नजर आया। जब 2 लहरें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती हैं, तो ऐसा पैटर्न बनता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। इस तरह यंग ने दिखा दिया था कि प्रकाश एक लहर होती है। यानी विज्ञान के इतिहास में मौजूद सबसे बड़े पंडित न्यूटन आधे गलत थे। यानी प्रकाश कोई कण नहीं था, जैसा कि उन्होंने कहा था। साइंस के सामने बड़ों बड़ों के तर्क ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। सिर्फ कुदरत ही अपनी पहेलियों को सुलझाने में सफल होती है। कुदरत के खजाने में इतना कुछ छिपा हुआ है कि कोई ये दावा करे कि उसने कुदरत के बारे में सब जान लिया है तो वो सिर्फ एक मूर्ख ही है। न्यूटन ने एक बुनियादी बात की अनदेखी कर दी थी। सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हिस्से तक तो हम अभी पहुंचे भी नहीं। थॉमस यंग की कहानी की तह तक पहुंचने में 100 साल लग गए और यह कोई आसान काम नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में ही विज्ञान ऐसे जरूरी औजार बना पाया जिनसे एक छिपे हुए यूनिवर्स का दरवाजा ढूंढा जा सकता था। यह साम्राज्य था गहरे रहस्य वाला। इस खोजी को जो हैरानी हुई उसे आप उसके शब्दों में ही सुनिए। क्या पहली नजर में कोई भी चीज किसी ऐसी बॉडी से ज्यादा अव्यवहारिक लग सकती है जो इतनी छोटी हो कि उसका मास हाइड्रोजन के किसी एटम के मास का बहुत ही छोटा सा हिस्सा हो? ऐसे एटम्स का समूह पूरी दुनिया की आबादी के बराबर होगा। फिर भी ये इतना छोटा होगा कि विज्ञान को ज्ञात किसी भी जरिए के माध्यम से इसका पता न लगाया जा सके। ये आवाज, ध्वनि तरंगों का ये समूह तकरीबन 100 साल पहले का है और जे थॉमसन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था वो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के मिलने की बात याद कर रहे हैं। उन्होंने एक मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन के निकलने तक गर्म किया, फिर उसके बाद दूसरा निकला और फिर तीसरा। पहली बार एटम का एक एलिमेंट्री पार्टिकल नजर आया था। साइंस कुदरत के खजाने में सेंध लगाने लगी थी, जिसने अपने राज बहुत छिपा कर रखे हुए थे। और बस फिर हालात अजीब होने लगे। अगर मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम के इलेक्ट्रॉन जैसे और भी छोटे कंपोनेंट होते तो क्या यही बात प्रकाश के बारे में भी सच साबित होती? प्रकाश में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी खत्म ही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसकी छोटी और छोटी यूनिट्स को अलग थलग करने के रास्ते खोजे। और ये तो जैसे एक रास्ता बन गया था आईने के पार जाने के लिए। ये एक ऐसे इलाके में कदम रखने जैसा था जहां फिजिक्स के हमारे नियम लागू नहीं होते। ऐसा पहली बार हुआ कि वो रोशनी की सबसे छोटी यूनिट यानी एक फोटोन को अलग करने में कामयाब हो। आइजैक न्यूटन और क्रिश्चियन हॉयगन्स दोनों ही सही भी थे और गलत भी। प्रकाश एक तरंग भी है और कण भी, और दोनों नहीं भी हैं।
जब तक हम ध्यान से नहीं देखते, फोटोन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण अनिश्चितता की हालत में रहता है, और जब हम इसे देखते हैं तो यह पूरी तरह बदल जाता है। क्रिश्चियन हॉयगन्स के बिना हम क्वांटम यूनिवर्स में खो जाएंगे। आज भी उनकी प्रोबेबिलिटी थियरी क्वांटम रियलिटी को समझने का इकलौता रास्ता मुहैया कराती है। हर पार्टिकल रैंडम चांस और बदलती संभावना के रहमो करम पर होता है। इसके बारे में सोचना किसी ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने जैसा है। आप कुछ पल के लिए ही इसे देख पाते हैं, फिर ये किसी और चीज में गुम हो जाता है।